वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन। आज एक बार पुनः हम लेकर आए हैं बहुत सुंदर सा वीडियो। हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। लिखा है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? यहाँ पर आप देख लीजिए, चार विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प ए सीसी पार्क ने, बी है JNN जेफर्स ने, और सी है जोसेफ फोरियर ने, डी है एल जावलर ने। तो यहाँ विकल्प जो सही होगा वो सी विकल्प यहाँ पर सही है। पहले क्वेश्चन का सी विकल्प, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। आज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड है। लिखा है कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, काफ़ी लॉन्ग स्टेटमेंट है, आप एक एक स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। पहला है कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। बी विकल्प है कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। डी विकल्प है कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का यहाँ पर डी विकल्प सही होगा और इसलिए डी पर हम लगा देते हैं टिक यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, कृषि। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो पहला विकल्प है आइस कोर, बी है यहाँ पर जीवाश्मित पराग, सी वृक्ष वलय वृद्धि, और डी है इवेपोराइट निक्षेप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प ए यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर अब हम लेंगे 5। लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। पहला है वायु प्रदूषण, बी है ग्रीन हाउस गैसें, और सी है जलवायु परिवर्तन, डी है जल प्रदूषण। तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो सही मायने में जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, पहला विकल्प है वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा का संचित करती है। बी विकल्प है सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है। सी विकल्प है संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है। डी है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे डी विकल्प सही है। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा है, वायुमंडल का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है, और ये विकल्प यहाँ पर डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 लेंगे इस समय। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये हमें देखना है, ध्यान से देखना है कौन सा यहाँ पर सही से सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 लिखा है, बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 बिल्कुल सही है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो डी विकल्प है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसा लिखा है यहाँ पर, तो इसको हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका विकल्प डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, और ऐसे में यहाँ पर हम डी विकल्प हमारे हिसाब से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? ये हमें बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और
G8 शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा होगा विकल्प सही। तो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इंग्लिश में, के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ 4 देशों के नाम लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए जो देश जिम्मेदार होगा वो कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किस देश ने किया है, ये क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड ने ये प्रस्ताव रखा था, टैक्स लगाने का जो प्रस्ताव रखा था वो न्यूजीलैंड ने। विकल्प डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कुछ है। कार्बन जमाव यानी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में, स्वच्छ विकास युक्ति, स्वच्छ विकास युक्ति, और इसको शॉर्ट में कहते हैं CDM, क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न फर्स्ट देशों से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है, यहाँ पर हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो विकल्प है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है कार्बन जमाव के बारे में, स्वच्छ विकास युक्ति अर्थात CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है, ये यहाँ पर सही है। कथन 1 सही है और कथन 1 सही है तो विकल्प ए सही होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। ये किसने बताया था कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है और ये जलवायु परिवर्तन का एक कारक है, ये किसने कहा था। आइए हम देख लेते हैं इसका आंसर। क्या विकल्प दिए गए हैं ये हमें यहाँ पर देखने हैं। पहला विकल्प है रॉबर्ट हुक, बी है मिल्टन मिलानकोविच और सी है जॉर्ज सिम्पसन, और डी विकल्प हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है TC चैम्बरलेन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर बी विकल्प सही है और ये है मिल्टन मिलानकोविच। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। 4 कथन यहाँ दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन हमें करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं विकल्प डी सही है, यानी कि चारों विकल्प यहाँ पे सही है। हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशा में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं, ये चारों चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ ले लेते हैं हम। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। दूसरा कथन है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तीसरा विकल्प है मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर हमें देखना है कौन सा होगा विकल्प सही। 13 का यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड, क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ और मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। तो यहाँ विकल्प ए सही है, बिल्कुल सही है विकल्प ए। फर्स्ट और सेकेंड यहाँ स्टेटमेंट, फर्स्ट और 13 का जो विकल्प है वो ए सही है, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर सही है, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ और सेकेंड है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तो विकल्प ए यहाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड। तो 14वें का जो विकल्प है वो बी सही है, यहाँ पर मीथेन गैस का निस्सरण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है
जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी औद्योगिक इकाइयां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। 4 विकल्प हैं कार्बन फुटप्रिंट, बी विकल्प है कार्बन क्रेडिट रेटिंग और सी है स्वच्छ विकास युक्ति, डी है उत्सर्जन निम्नीकरण मानक। तो 15वें का जो विकल्प है वो हम आपको बता देते हैं, विकल्प सी यहाँ पर सही है, स्वच्छ विकास युक्ति बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड विकल्प होगा, यानी कि 16 का बी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित कथनों में से कौन CDM के लिए सत्य नहीं है। CDM का मतलब अभी हमने बात की स्वच्छ विकास युक्ति। पहला विकल्प है यहाँ पर ये हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, और बी विकल्प है ये ग्लोबीय तापीकरण अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। सी है क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। डी विकल्प है ये विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ डी विकल्प बिल्कुल सही है। ये जो CDM है वो जो सत्य नहीं है वो है विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध करता है, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है और इसीलिए ये विकल्प सही हो गया हमारा। नंबर 18 आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कुछ है। लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लिखा है नंबर 1 धान के खेत, और नंबर 2 है कोयले की खनन, नंबर 3 है पालतू पशु, और नंबर 4 है आर्द्र भूमि। फिर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। इन चारों में आपको बताना है मीथेन के स्रोत कौन से हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों हैं यहाँ पर, और इस तरह से डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किसके कारण होती है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो विकल्प है वो बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय तापमान का कारण है भारी वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, बी विकल्प जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, और डी है वनों में वृद्धि। तो यहाँ विकल्प एग्जैक्ट जो सही है वो है विकल्प बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है, यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 भूमंडलीय तापमान, ये क्वेश्चन नंबर 20 था और ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर लेंगे। नंबर 21 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर, उपयुक्त सभी, यानी कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। लिखा है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, अमेजन वर्जावन, टैगा, भारतीय मानसून। तो क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प यहाँ पर ए सही होगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा ग्लोबल वार्मिंग से, सबसे पहले प्रभावित होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो विकल्प यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। तो भारत में ही नहीं किया गया है, विकल्प डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था।
तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो विकल्प है वो हम आपको बता देते हैं। बी विकल्प यहाँ पर सही, आणविक ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी सम्मिलित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो विकल्प है वो सी विकल्प यहाँ पर सही है, 0.8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 26, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ विकल्प डी सही होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो कारण है वो यहाँ सभी चीज़ें हैं। 26 का यहाँ पर डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 27, भूमंडलीय उष्णता यानी कि ब्रैकेट में आप देख सकते हैं लिखा है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप। पहला विकल्प है सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, सेकंड है हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, इसी 3 है समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, और चौथा है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो विकल्प है वो हम आपको बता देते हैं, बी विकल्प सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहला कथन यहाँ पर सही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 28 हम लेंगे अब। लिखा है ग्लोबल ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला लिखा है ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। सेकंड है, यदि ग्लोबल ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। विश्व के समस्त मोंगे के द्वीप डूब जाएंगे। और कथन नंबर चौथा है, ये संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो हम आपको बता देते हैं। 28 का जो कथन सही नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और विकल्प यहाँ तीसरा सही है। 28 का तीसरा जो विकल्प सही है, 1, 3 और 4 सही है यहाँ पर, यानी कि जो दूसरा है वो यहाँ पर सही नहीं है। पहला और तीसरा और चौथा ये स्टेटमेंट सही है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 29। आज का क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए हम लेने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छा जानकारी होना चाहिए, तभी यहाँ पर कर पाएंगे क्वेश्चंस को। इसमें जो बी विकल्प है लिखा है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो विकल्प है वो बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। सेकंड है, ये एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। पृथ्वी काल की यहाँ बात की जा रही है। और तीसरा कथन है यहाँ पर, ये जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने का आंदोलन है। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा होगा विकल्प सही। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सी विकल्प सही है, केवल 2 और 3, अर्थात ये यूएनईपी तथा यूनेस्को का उपक्रमण है, ये यहाँ पे सही नहीं है। बाद में कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का डी विकल्प यहाँ सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34 है, हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला यहाँ कथन दिया गया है, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। दूसरा है, इसे यूएनईपी, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वावधान में स्थापित किया गया है। अब हमें देखना है 32 का कौन सा है विकल्प सही।
तो यहाँ विकल्प ए केवल एक यानी कि पहला स्टेटमेंट ही सही है और इस आधार पर विकल्प यहाँ पर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों में संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो विकल्प है वो हम आपको बता देते हैं। सभी कथन यहाँ पर, पहला कथन है उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है। ये विश्व के 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये विश्व के 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं। और चौथा कथन है वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी यानी कि चारों कथन यहाँ बिल्कुल सही है, ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। चीन, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ चीन बिल्कुल सही जवाब होगा। चीन बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 34 का। तो इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज लेकर हम आए थे और 34 क्वेश्चन यहाँ आप सभी के बीच में हम लेकर आए। आपने देखा हम बात कर रहे थे आज हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन की। निश्चित ही ये वीडियो आज का बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं UPTT CTT में। यदि आपका कोई फ्रेंड यहाँ पर तैयारी कर रहा है तो ऐसे में उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी समय से कर लीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।